बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। जी स्टूडेंट, कैसे बेटा आप? स्टूडेंट्स, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने मेजर ऑफ लोकेशन चैप्टर नंबर 3 ICS फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स की बुक, इसके मेन पॉइंट्स ओवरव्यू किया था। आज हम उसके MCQs उसी चैप्टर के करने जा रहे हैं। क्लास है आपकी ICS फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेजर ऑफ लोकेशन। मेजर ऑफ लोकेशन और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक आज का MCQs। चैप्टर नंबर 3 के MCQs हम करने जा रहे हैं। नंबर 1, द सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेटेड टू रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन एज अ होल इज कॉल्ड मेजर ऑफ the central value ठीक है, calculated to represent the central value calculated to represent the distribution as a whole is called measure of dash. Option number A, kurtosis. Option number B, skewness. Option number C, measure of location. Option number D, measure of dispersion. इसमें ऑप्शन नंबर C मेजर ऑफ लोकेशन होती है, सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ लोकेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर C जो है वो ट्रू है बेटा जी। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? Which of the following is not the measure of टेंडेंसी? इनमें से कौन सा है जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है? ठीक है, ए मोड, बी है मीडियन, सी है मीन और डी है वेरिएबिलिटी। तो देखिए, मीन, मीडियन, मोड हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो सिर्फ वेरिएबिलिटी एक ऐसा ऑप्शन है जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें यहाँ पे नहीं लग रहा, और वही इसका आंसर है। MCQs नंबर 3, थर्ड MCQs, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन क्या होता है?
A 0, B 1, C 2 और D है 3। तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज क्या होते हैं? 0 होता है। ये भी हम इस चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, तो इसलिए देखिए हमने चैप्टर का जो पिछले लेक्चर, जिन्होंने बच्चों ने पिछले लेक्चर सुना है, पढ़े, अगर वो इस MCQs को देखें तो वो मेरे ऑप्शन लिखने से पहले ही आंसर दे देंगे, क्योंकि उस मेन पॉइंट्स जो हमने पढ़े थे, ओवरव्यू पढ़ा, तो उसमें तकरीबन सारी चीज़ें हमने जो है ना वो रिपीट की थी। लेकिन आज हम उनको MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और क्वेश्चन पूछने का अंदाज डिफरेंट हो सकते हैं। नंबर 4, द सम ऑफ डेविएशन इज 0 व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम। द सम ऑफ डेविएशन is 0 when the deviation is taken from, किससे डेविएशन ली जाए? ऑप्शन नंबर ए मीन, बी मीडियन, सी मोड और डी है ज्योमेट्रिक मीन। तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ही 0 होता है, तो इसका आंसर ए है मीन। ठीक है जी, ये थे आपके बेटा जी 4 MCQs। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए जिन बच्चों ने इस चैप्टर को स्टडी किया है और इसके जो मेन पॉइंट्स थे, इसका जो ओवरव्यू, वो वाला लेक्चर जो मैंने आपको डिलीवर कर दिया हुआ है, जिन बच्चों ने वो सुना है उनके लिए आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इजी होगा, उनको समझ आ रही होगी। ठीक है, वो MCQs को खुद सॉल्व कर रहे होंगे। 5वें, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज, sum of square of deviation from, sum of square of deviation from mean is dash, A maximum, B minimum, C moderate और D है 0। तो कौन सा आंसर आपको इसका लग रहा है? क्या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, मॉडरेट होता है या 0 होता है? तो वो मिनिमम होता है जी। ठीक है, MCQs नंबर 6, द मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ, द मीन, अर्थमेटिक मीन को मीन कहते हैं, द मीन इज इफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ, किसको चेंज किया जाए तो मीन जो है वो इफेक्टेड हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। ए है ओरिजिन, बी है स्केल, सी है बोथ ए एंड बी और डी है ए, ओनली ए। इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है ना, बोथ ए एंड बी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मीन जो ना चेंज ऑफ ऑरिजिन से और चेंज ऑफ स्केल से इफेक्टेड होता है। ठीक है, MCQs नंबर 7 वाला MCQ देखिए, इफ x बार इज इक्वल टू 10, if x bar is equal to 10 and y is equal to 2, x
प्लस 5, ठीक है, 2x प्लस 5, देन y बार इज इक्वल टू व्हाट, y बार की वैल्यू क्या होगी? MCQs नंबर 7, इसकी ऑप्शन नंबर ए है 20, बी है जी 25, सी आपके पास 30 और डी है नॉन ऑफ डीज। तो देखें इसका मीन आप निकालें एक्स बार का, इधर एक्स बार आ जाएगा तो 10, इसका आंसर जो है ना वो आपके पास आ रहा है बी ऑप्शन 25। देखिए इधर एक्स बार आ जाएगा, एक्स बार एक्सपेक्टेशन ले तो इधर एक्स बार बनेगा, एक्स बार 10 की इक्वल 2 10 20 प्लस 5 25, ये आंसर आ जाएगा आपका। MCQs नंबर 8, इसकी प्रॉपर्टी भी आप पढ़ चुके हैं ना, तो वो प्रॉपर्टी को यूज करें। फॉर ए सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन if sum of x minus 20, if sum of x minus 20 is equal to 25 and sum of x minus 25 is equal to 0, and sum of x minus 35 is equal to 25, then x bar is, फिर मीन की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 20, बी है 25, सी है 0 और डी आपके पास आ जाएगा 35। तो देखें हमने अर्थमेटिक मीन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये देखें 25 को माइनस कर रहा है तो 0 है, तो इसका मतलब है आपका यहाँ पे मीन क्या होगा? 25 है, क्योंकि 25 को माइनस करने से सम ऑफ डेविएशन 0 आ रही है। ठीक है, ये देखिए ये थे आपके पास MCQs 8। अब 9 की बात करते हैं। MCQs नंबर 9, जी बेटा अभी हम MCQs नंबर 9 करने जा रहे हैं। MCQs नंबर 9 जी स्टूडेंट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इफेक्टेड द मोस्ट इफ देयर इज एन एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू इन द डेटा सेट? विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following would be affected the most, would be affected the most? ठीक है, इनमें से कौन सा जो सबसे ज्यादा affected होगा if there is an extremely large value in the data set? If there is an extremely large value in the data set. Option number A mode, B median,
C, mean, D, none of these। तो मीन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू से। MCQs नंबर 10, if any value is 0 in the data, if any value is 0 of the data, अगर डाटा की कोई भी वैल्यू 0 है, then it is impossible to calculate, then it is impossible to calculate डैश। तो फिर किस चीज़ को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर कोई भी वैल्यू 0 होगी? तो नंबर 1 है ज्योमेट्रिक मीन, B है हार्मोनिक मीन, C है मीन, D है मीडियन। तो यहाँ पे हार्मोनिक मीन इसका आंसर आएगा क्योंकि वो रेसिप्रोकल था, कोई भी वैल्यू 0 हो तो हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं होगा। MCQs नंबर 11 की बात करने जा रहा हूँ अब मैं। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द वैल्यूज इज, वैल्यूज दी गई हैं, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द वैल्यूज वैल्यूज क्या है? -2, -4, 2, 4, 3 माइनस में है, 6 है और 0 है जी। तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? ज़रा MCQs को देख लें। इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं लेकिन 2 नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। MCQs नंबर 11 है ये वाला। अब देखिए इसका आंसर MCQs नंबर 11 का क्या बनता है आपकी नज़र में? मैं आंसर लिख देता हूँ। कि इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? आपको पता है कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो तो ज्योमेट्रिक मीन 0 होते हैं, और एक वैल्यू वैसे भी 0 आ चुकी है, कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन एक वैल्यू 0 आ गई है, उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं MCQs नंबर 12 की तरफ। ठीक है जी, MCQs नंबर 12। अगर कोई वैल्यू 0 हो तो हार्मोनिक मीन फाइंड ही नहीं होता, लेकिन अगर कोई वैल्यू 0 हो तो ज्योमेट्रिक मीन 0 हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हम प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, उसका स्क्वायर रूट हमने लेना होता है। MCQs number 12, geometric mean of the numbers is geometric mean of the numbers, नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4, 8, 2, 4, 8 and 64 इज। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से इन तीनों को मल्टीप्लाई, चारों को मल्टीप्लाई करके 4 स्क्वायर रूट लेना है, इसका आंसर आ जाएगा 12 वाले का आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, कैलकुलेटर से आपने इसको निकालना है। 2, 4, 8, 64, तो इसका C आंसर आएगा, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी MCQs नंबर 13। Which is the appropriate, which is the
which is the appropriate average for finding किस चीज़ को फाइंड करने के लिए कौन सी एवरेज अप्रोप्रिएट होगी? फाइंडिंग द एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी, फाइंडिंग द एवरेज स्पीड ऑफ अ जर्नी। किसी सफ़र की एवरेज स्पीड हमने फाइंड करनी, तो उसके लिए कौन सा मीन अप्रोप्रिएट मीन होगा? इसमें लिखा है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और नन ऑफ दीज। अर्थमेटिक मीन बी है, जियोमेट्रिक मीन सी है, हार्मोनिक मीन और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपकी नज़र में क्या होना चाहिए MCQs नंबर 13 का, कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक स्पीड ऑफ जर्नी है उसकी हमने एवरेज निकालनी है, तो कौन सा मीन अप्रोप्रिएट होना चाहिए? तो यहाँ पे सी है, हार्मोनिक मीन। MCQs नंबर 14। Harmonic mean cannot be calculated if any value in the data is harmonic mean cannot be calculated if any value of the data set इस, अगर कोई भी वैल्यू डेटा सेट की क्या होगी तो हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता। 0, बी है 1, सी है नेगेटिव और डी है पॉजिटिव। तो देखें, अगर डेटा सेट की कोई भी वैल्यू 0 हो तो फिर हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं होता। ये आप पहले से स्टडी कर चुके हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम MCQs नंबर 15 की तरफ चलते हैं। MCQs number 15. For open and frequency distribution, it is not possible to find for an open end MCQs number 15 है, for an open end frequency डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड डैश। तो किस चीज को फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता? पहले मीन, मीडियन, मोड और डी है नन ऑफ। ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मीन फाइंड नहीं होता। ठीक है जी, मीन फाइंड वहां पे नहीं होता। MCQs नंबर 16. The harmonic mean of two number A and B is the harmonic mean of two numbers A
एंड बी इज, क्या फार्मूला बनेगा? ए और बी अगर दो नंबर है तो उनका हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला बनेगा? ए ऑप्शन है 2ab ओवर a प्लस बी, बी है यहाँ पे 2 ओवर a प्लस बी, सी है यहाँ पे ab ओवर a प्लस बी, और डी है यहाँ पे a प्लस बी ओवर ए बी। तो आपकी नज़र में MCQs नंबर 16 पढ़ें, इसका क्या आंसर आता है ज़रा देखिएगा। मेरी नज़र में इसका आंसर ए है जी, ये वाला MCQs नंबर 17, क्योंकि हमने इनका रेसिप्रोकल लेके नीचे ऐड करना है और ऊपर इनके जो नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 2 रेसिप्रोकल जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। MCQs नंबर 17 की बात करें, देखिएगा जी ज़रा। MCQ number 17, the sum of square of deviation is least from, the sum of square of deviation is least from, किस में से सम ऑफ डेविएशन लिया जाए तो वो लीस्ट आता है, मिनिमम आता है। देखिए वर्ड उसने चेंज कर दी है, तो मीन, मोड, मीडियन, हार्मोनिक मीन, मीन बी है मोड, सी है मीडियन और डी है हार्मोनिक मीन। तो इसमें आपको कौन सा आंसर जो है वह ट्रू लग रहा है MCQs नंबर 17 में? MCQs नंबर 17 देखिएगा जरा, मीन होता है बेटा जी, मीन। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम होता है, ठीक है। ये आपके पास 17 MCQs हो चुके हैं जी। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। इस लेक्चर में हम जो है ना MCQs को स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, मेजर ऑफ लोकेशन और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी इसको कहा जाता है, जिसमें अभी तक हम जो है ना 17 MCQs कर चुके हैं। MCQs नंबर 18, द मीडियन ऑफ ASSO CIA TE इज, इनका मीडियन क्या होगा? ये नंबर देख लें आप, इनको आपने अरेंज करना है ABC, मतलब इसको अरेंज करने के बाद आपने इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का फार्मूला लगाएं इसके ऊपर और आपको इसका जो मीन है वो मिल जाएगा। MCQs नंबर 18 का, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन इसका आपको मिल जाएगा, मीडियन जो है ना आपको मिल जाएगा। A है S, B है यहाँ पे दिया हुआ उसने O, C जो है ना वो दिया हुआ है I, D जो है वो दिया हुआ है T। तो यहाँ पे C जो है ना ऑप्शन वो ट्रू है। आप इसको अरेंज करें, अरेंज करने के बाद 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके देखें, मीडियन का फार्मूला लगाएं। सॉरी, MCQ नंबर 19, द मोस्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ एन अरेंज डाटा इज, द मोस्ट central value of the arranged data, डाटा को आप अरेंज करने के बाद उसकी सबसे सेंटर वाली वैल्यू क्या होती है? मीन होती है।
मीडियन, C mod, D हार्मोनिक, मीन। तो वो मीडियन होती है, जो डाटा को अरेंज किया जाता है उसकी सेंटर वाली वैल्यू मीडियन होती है जी, ठीक है। विच इज द पोजिशनल एवरेज, 20 वाला, विच इज द पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज किसको कहते हैं? ए मीन को, बी मीडियन को, सी मोड को, डी ज्योमेट्रिक मीन को। तो पोजिशनल एवरेज होती है वो मीडियन होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो मीडियन है वो आपके डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में पोजीशन बताती है कि मैं सेंटर में हूँ, इसलिए इसको पोजीशनल एवरेज भी कहा जाता है मीडियन को, ठीक है। ये तो बेटा आपके MCQs जो कि 20 MCQs आज आपने इस लेक्चर में स्टडी कर लिए। नेक्स्ट 20 MCQs हम इंशाल्लाह इसी का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें स्टडी करेंगे। तो बेटा जी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।